Students, welcome back. Today we will study about chapter 15 Some Natural Phenomena कुछ प्राकृतिक घटनाएं. In class 7th you read about winds, storms and cyclones. You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. तो क्लास 7th में आप लोग विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के विषय में पढ़ चुके हैं. तो और ये भी पढ़ चुके हैं कि इनके कारण से जो मानव जीवन और धन दौलत प्रॉपर्टी जो नष्ट होती है कि किस प्रकार से इसको हानि होती है. तो यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट. और हम ये भी आप पढ़ चुके हैं कि हम ऐसी विनाशकारी घटनाओं से कुछ सीमाओं तक कैसे बच सकते हैं, अपने को सुरक्षित रख सकते हैं. तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कुछ दूसरी जो विनाशकारी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे. दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स. ये लाइटनिंग मतलब जो चमक होती है आकाश में, और अर्थक्वेक्स मैंने भूकंप, इनके विषय में पढ़ेंगे. ठीक है. तो वी शैल ऑल्सो डिस्कस दैट what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन फिनोमिना के द्वारा जो हानि होती है उसको कैसे कम किया जा सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइटनिंग क्या है. You might have seen sparks on a electric pole when wires become loose. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. तो आपने कभी चिंगारियां निकलते हुए देखी होंगी जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनकी वायर से. और ये कब होता है? जब वो वायर्स लूज होती हैं. ठीक है. दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन. और ये उस समय भी अधिकतर होता हुआ देखा होगा आपने जब वो वायर्स जो हैं वो तार झूलते हुए होते हैं, मतलब उसमें एक प्रकार से वो हिलते हैं तार, तब वहां से जो है चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देती हैं. ठीक है. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट. और आपने इन चिंगारी को तब भी देखा होगा जब प्लग में जो इस सॉकेट होता है, सॉकेट में प्लग लूज होता है, तो उस समय भी इस प्रकार जो स्पार्क्स होते हैं, चिंगारियां होती हैं, उनको देखा जा सकता है. तो लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइटनिंग है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है. ठीक है. बट ऑन ए ह्यूज स्केल. लेकिन जो ये लाइटनिंग है ये एक बड़े पैमाने पर होती है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स. प्राचीन समय में लोग इस स्पार्क्स के विषय में, चिंगार के विषय में नहीं जानते थे. लेकिन दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द वर्थ ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम. तो क्या था कि वो जो लोग हैं उस लाइटनिंग को देख करके, उस चमक को देख करके डर जाते थे, और वो सोचते थे कि ये ईश्वरीय प्रकोप है. ठीक है. ईश्वर उनको क्रोध से देख रहा है, या ऐसा भी समझते थे. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द accumulation of charges in the clouds. अब वास्तव में वी अंडरस्टैंड, हम समझ गए हैं कि लाइटनिंग जो होती है, ये चमक जो होती है, वो आवेश के इकट्ठा होने, जो बादल होते हैं, बादलों में आवेश के
इकट्ठा होने पर, कलेक्ट होने पर ये चमक होती है। तो वी नीड नॉट बी अफ्रेड, इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बट वी हैव टू टेक, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए अपने आप को ऐसी स्पार्क से बचने के लिए, मतलब इन चिंगारियों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, चिंगारियां जिनका पहले पता था। तो एंशियंट टाइम में लगभग 600 बिफोर क्राइस्ट, that when amber was rubbed with fur, जब अंबर को, मतलब एक अंबर एक इस प्रकार की कहना चाहिए थिंग्स होती है कि इसको फर के साथ जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। ठीक है, तो ये जो बहुत हल्की चीजें होती हैं जैसे हेयर है या पेपर के टुकड़े हैं, पीसेस हैं, तो उनको वो अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स, तो इसका जो हम ये प्रैक्टिकल है एक तरह से, वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स के साथ भी कर सकते हैं। योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, अपने वूलन क्लॉथ्स या पॉलिस्टर क्लॉथ्स उतारते हैं, और ये जिस समय आप रात के समय अंधेरे में आप उतारते हैं अपने कपड़ों को, तो आप देखते होंगे, पहली बात तो ये है कि जो आपके हेयर हैं तो उनके जो एंड होते हैं, वो ऊपर का सिरा जो होता है, मतलब वो खड़े हो जाते हैं बाल, और चड़चड़ की आवाज भी होती है उसमें से, और चिंगारियां भी निकलती हैं। ठीक है, तो इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, showed that lighting and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। ठीक है, तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये देखा कि लाइटनिंग और स्पार्क्स जो आपके कपड़ों से निकलते हैं, ये लगभग एक जैसी ही घटनाएं होती हैं। तो however it took 2000 years for this realization to occur, इसको ऐसी बात को समझने के लिए लगभग 2000 ईयर्स लग गए। तो ये बूझो ने कहा कि आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी, ऐसी सिमिलरिटी का पता करने के लिए तो इतना लंबा समय कैसे लग गया, है ना। तो पहली वो के अनुसार क्या हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ मैनी पीपल। तो जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं, ये बहुत सारे लोगों का कठिन परिश्रम का एक परिणाम होता है, और इसको प्राप्त करने के लिए कभी कभी बहुत अधिक समय लग जाता है। ठीक है, तो वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम कुछ जो विद्युत आवेश होते हैं इनके गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, जो स्काई में, आकाश में आपको जो लाइटनिंग दिखाई देती है उसके विषय में। तो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रिक आवेश होते हैं उनको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब रगड़ने के द्वारा चार्जिंग, आवेश कैसे आता है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी 15.1 में, टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट vigorously with a piece of polythene। एक बाल पेन की जो रिफिल होती है, जो यूज की हुई है, उसको लेंगे और हम पॉलीथीन से उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो
और उसको रगड़ने के बाद में जो छोटे पेपर होते हैं, पेपर के पीस टुकड़े, उनके पास लाते हैं तो देखते हैं कि जो रिफिल है, रिफिल पर वो पेपर के पीस अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस रिफिल में आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन और इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इस रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें कुछ विद्युत आवेश आ जाता है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब, इसी प्रकार से जब प्लास्टिक कॉम्ब को हम अपने सूखे बालों में बार बार रगड़ते हैं, निकालते हैं बालों में, तो इसमें भी कुछ आवेश आ जाता है। और दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम आवेशित वस्तु बोलते हैं, मतलब इनमें आवेश आ जाता है तो इसको चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, जैसे अभी हमने रिफिल को पॉलीथीन के साथ और जो ये कहना चाहिए आपका प्लास्टिक कॉम्ब था, इसको हेयर के साथ हमने रब किया था। तो इस प्रकार से चारों चीजें ही क्या है, ये एक प्रकार से कहेंगे हम चार्ज ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। अब इनके अतिरिक्त और भी कुछ इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट्स रब्ड, मटेरियल्स यूज्ड फॉर रबिंग और अट्रैक्ट्स डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर, चार्ज नॉट चार्ज। ऑब्जेक्ट है जैसे रिफिल, तो पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ से हम उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जब अट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हुए। इसी प्रकार से बलून है, बलून को पॉलीथीन से, वूलन क्लॉथ से या ड्राई हेयर से रब करते हैं तो इसमें भी अट्रैक्शन होता है और इस प्रकार से ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब इन पर आवेश आ जाता है और ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक है, जो मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे कि जो आवेशों के प्रकार हैं और उनका इंटरेक्शन है, मतलब प्रभाव, क्या प्रभाव है उनका। तो एक्टिविटी 15.3 में देखेंगे इनफ्लेट टू बलून्स। ये दो बलून्स लेते हैं हम, इस प्रकार से इनको यहाँ से एक प्रकार से हैंग करते हैं हुक में, और ये दोनों बलून हैं, इनको क्या किया हमने, वूलन क्लॉथ से रब किया, रगड़ा, दोनों को वूलन क्लॉथ से रगड़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो बलून्स हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक बलून को लेते हैं, उसको इसी प्रकार से वूलन क्लॉथ से रगड़ते हैं, और जो दूसरी एक ये रिफिल है, रिफिल को क्लॉथ से रगड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो बलून है ये इस रिफिल की ओर अट्रैक्ट होती है। अब हम समझ गए होंगे कि जैसे ये बलून है, इन बलून को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों बलून पर एक ही प्रकार का आवेश है, सेम टाइप का चार्ज है। और चार्ज, सेम चार्ज होने पर क्या होता है, इनमें इनमें रिपलिंग होता है। रिपलिंग मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, क्योंकि इन पर सेम चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बलून है, बलून पर और ये रिफिल है, रिफिल पर, दोनों पर अलग अलग प्रकार का चार्ज है, इसलिए ये जो बलून है इस रिफिल की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेम चार्ज होता है उनमें रिपल्सन होता है, और जब
अपोजिट चार्ज होता है तो उनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के चार्ज हुए हमारे। ए चार्ज बलून रिपेल्ड ए चार्ज बलून, एक चार्ज बलून जो होता है रिपेल करता है दूसरे चार्ज बैलून को, क्योंकि उन दोनों में सेम चार्ज है। ए चार्ज रिफिल रिपेल्ड ए चार्ज रिफिल। अगर दोनों बॉल पेन की रिफिल हैं, उनको चार्ज किया जाता है, तो उन दोनों में भी क्या होता है, रिपुल्सन होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। बट ए चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल। लेकिन एक जो आवेशित बलून है वो एक चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि जब डिफरेंट चार्ज होता है तो वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से जब हम रगड़ते हैं तो उस ग्लास रॉड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो क्लॉथ होता है उस पर निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव। और जैसे अभी मैंने बताया कि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो दूसरा ये क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, उस पर निगेटिव चार्ज आता है। इस प्रकार से दो प्रकार के चार्ज हुए, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, अब ये चार्ज जो है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? योर गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी a negative charge is correct. The electrical charges generated by rubbing are static. They do not move by themselves. ठीक है, जो ये चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये स्टैटिक होते हैं, स्थितिक होते हैं, और ये अपने आप से गति नहीं करते हैं। When charges move, they constitute an electric current. जब ये चार्ज मूव करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होता है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। ठीक है, आप क्लास 6 में इलेक्ट्रिक करंट के विषय में पढ़ चुके हैं। तो द करंट इन सर्किट विच मेक्स ए बल्ब ग्लो। ठीक है, जब करंट सर्किट में फ्लो होता है तो क्या होता है, बल्ब जल जाता है। और द करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट, और उस करंट से क्या होता है, वायर भी हॉट हो जाती है। तो इज नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्जेस। वायर, ठीक है, इज नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्जेस। ये कुछ भी नहीं है, ये एक जो चार्ज होते हैं उनका मोशन है, उस मोशन के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आवेश का स्थानांतरण। मतलब अभी हमने ये सीखा कि चार्ज अपने आप मूव नहीं करता है, तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है। एक ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है, एक ये जार है ना, ट्रांसपेरेंट जार है, और इस पर ये कार्डबोर्ड है एक ना, जो इसका माउथ है ना जार का, इसी इससे कुछ बड़ा ये कार्डबोर्ड हम काटते हैं और इसमें एक होल करते हैं, ये बीच में होल है, और इस होल में एक पेपर क्लिप, मतलब किसी मेटल की, जैसे स्टील है तो स्टील की पेपर क्लिप जो है बना करके और इस कार्डबोर्ड में इंसर्ट करते हैं। और फिर जो ये एल्युमिनियम फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल की 2 स्ट्रिप्स बना करके और इसके अंदर इस हुक में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ये रिफिल है या ग्लास रॉड है, इसको हम चार्ज करते हैं, और चार्ज करने पर जब इस ये पेपर क्लिप है तो पेपर क्लिप से टच करते हैं
तो क्या देखते हैं कि ये जो एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स हैं ये एक दूसरे से दूर भागती हैं। समझ में आई बात? ये जो पेपर क्लिप में ये एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स हैं ये एक दूसरे से दूर भागती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने अभी पता किया था कि जो ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इस क्लिप के द्वारा, क्योंकि मेटल क्लिप है ये, ठीक है, और ये भी मेटल है, लेकिन ये जो स्ट्रिप्स हैं एल्युमिनियम की ये बहुत हल्की होती हैं, फॉयल की हैं, और सेम चार्ज होने के कारण से ये यहाँ से एक दूसरे से दूर जाती हैं। सेम चार्ज है ना, इस कारण से। और ये तब तक बनी रहती हैं अपने आप जब तक हम इसको हाथ से टच ना कर दें। जब हम हाथ से इसको टच कर देंगे तो क्या होगा, ये जो इसका आवेश है वो हमारे बॉडी से होकर के और अर्थ में चला जाएगा, और जब अर्थ में चला जाएगा तो ये यहाँ से चार्ज चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर ये जो एल्युमिनियम की फॉयल हैं स्ट्रिप ये फिर सामान्य स्थिति में आएंगी, अपनी जो पहली की अवस्था थी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट metals are good conductors of electricity. The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. ठीक है, इस प्रकार से जो हमने ये भी एक्टिविटी की ये शो करता है ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप के लिए, जिसमें क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, विद्युत आवेश होता है, वो एक चार्ज बॉडी से दूसरे अनोदर जो दूसरी वस्तु है उस पर ट्रांसफर किया जा सकता है एक मेटल कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, जो धातु सुचालक होते हैं उनके द्वारा। तो टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड चार्ज इन स्ट्रिप्स, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अभी मैंने जैसे बतलाया था कि जब हम इस क्लिप को टच करते हैं तो वो फॉयल जो है अपनी पहली अवस्था में आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वी कैन से दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। ठीक है, इस स्थिति में वो जो एल्युमिनियम फॉयल होती हैं स्ट्रिप्स वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एक चार्ज बॉडी से अर्थ में स्थानांतरण क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, तो अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो जो बिल्डिंग्स होती हैं बिल्डिंग में अर्थिंग प्रोवाइड कराया जाता है क्या के लिए, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल करंट लीकेज होता है बिल्डिंग में तो उसके शॉक से उसकी जो शॉक्स होता है, मतलब उससे जो घटना होती है उससे बचने के लिए अर्थिंग किया जाता है बिल्डिंग में। ठीक है।